नमस्कार साथियों। एनसीईआरटी साइंस जो मैं आपको सीरीज करा रहा हूं, आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर 4 और क्लास 9th। आप जान ही रहे हैं, इससे पहले मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करा चुका हूं। मैं पूरा तीनों कंप्लीट करा चुका। अब आज हम चैप्टर 4 देखेंगे। इसमें भी लगभग 75 प्रश्न होंगे, लगभग ज़्यादा ही हो सकता है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में भी आए हैं, हमेशा से आए हैं और आते भी रहेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो समझ लीजिए कि 9th और 10th एनसीईआरटी जो बुक है वो सारे चैप्टर महत्वपूर्ण है। प्रश्न कभी ना कभी हमेशा वहां से देखने को मिलेगा, कभी उस एग्जाम में कभी उस एग्जाम में, है ना। तो महत्वपूर्ण तो है ही। साथ ही साथ एक चीज मैं फिर कह दूं कि अगर इस वीडियो में आप नए हैं, पहली बार हैं, तो भैया पाठशाला विद के प्ले स्टोर पर ऐप भी उपलब्ध है और उस ऐप पर ये संपूर्ण पीडीएफ भी उपलब्ध है। उस पीडीएफ को आप चाहे तो निकलवा सकते हो, पूरा प्रिंट करा सकते हो। 2000 से अधिक प्रश्नों का ये संग्रह होगा और उसके बाद अगर आप निकलवाते हो तो आप चीजों को जो पढ़ाता हूं उस पर नोट भी करोगे और आप रिवीजन भी कम समय में करोगे। तो कैसे मिलेगा पीडीएफ जान लीजिए। प्ले स्टोर पर ढूंढ लीजिएगा पाठशाला विद के, वहां लॉगिन करके आएगा सबसे पहले पेड कोर्स। वहीं पर आपको मास्टर पीडीएफ तलाशना है। देखिए ये वाला मास्टर पीडीएफ 2200 प्लस क्वेश्चन का, ठीक है। यहीं आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न को हम लोग लेते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? एनसीईआरटी का डाटा अगर मैं बताऊं तो वहां बताता है कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन का लगभग 2000 गुना होता है। कितना? 2000 गुना। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आते हैं। ये वाला प्रश्न तो आ भी गया है बिहार दरोगा में, अगर आप लोगों ने दिया होगा तो आपको पता होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 4 विकल्प है। तो देखिए 9.1 होता ही है, बट 9.1 तो यहां भी है और यहां भी है। 10 भी होता है, तो 10 यहां भी है और यहां भी है। अब -28 मतलब 10 के पावर -28 केजी होगा या -31 होगा। तो ध्यान रखिएगा 9.1 गुणे 10 के पावर -31, ये हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर हम आते हैं। परमाणु के सबसे भीतरी भाग में कौन होता है? परमाणु के सबसे भीतरी भाग में, तो देखिए परमाणु अगर आप जानते होंगे तो परमाणु के सबसे भीतरी भाग में प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर चक्कर लगाते रहता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं। अब परमाणु के कुल नाभिक है, तो ये नाभिक तो सबसे भीतर है नहीं, क्योंकि नाभिक के भीतर ये सब है। अब हो जाएगा इसके हिसाब से प्रोटॉन। अगर न्यूट्रॉन रहता तो देखा जाता, तो हम बी ऑप्शन पर जाएंगे। चलिए, थॉमसन के अनुसार परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु क्या था? एक चीज मैं बताऊं, जो भी क्लासेस कराए जा रहे हैं सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th 10th यूट्यूब पर आप उसको जा करके देखिएगा। एक एक वीडियो शानदार हो जाएगा। आप समझिए कि पूरा पढ़ लेंगे 9 और 10वां तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज मैं फिर बता दूं, जो लोग पीडीएफ ले चुके हैं तो बहुत लोग परेशान होते हैं कि फिर पीडीएफ आएगा तो फिर से लेना पड़ेगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो पीडीएफ आपने परचेस किया है ये 2026, जी हाँ, पूरे 2026 तक इसका एक्सेस आपको रहेगा। ये डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट भी करा सकते हो। 2026 तक जितने भी इसमें अपडेट नए क्वेश्चन जुड़ेंगे वो सब आपको इसी में मिलने वाला है, कोई एक्स्ट्रा नहीं आपको लगने वाला है। हाँ, जब 2027 में 1 जनवरी के बाद से जब नया साल आएगा तो उसमें फिर अगर दूसरे साल में मैं अगर पीडीएफ लाता हूं तो दूसरे साल का अलग होगा। इस साल के लिए आपको सब कुछ निःशुल्क रहने वाला है, ठीक है, 2026 तक। तो और क्या चाहिए, ठीक है। अब कहेंगे कि जब एक बार ले ही आए तो दूसरा बार क्या लाना जरूरी है? तो लाना जरूरी होता है दोस्तों, बहुत से अपडेट होते हैं, किताब चेंज होता है। आप देख ही रहे हैं कि नया एनसीईआरटी पुराना एनसीईआरटी,
तो कुछ न कुछ चीजें जुड़ती हैं, अन्य एग्जाम होता है उसके क्वेश्चन देखता हूँ, कुछ क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल के देता है, तो इन सबको फिर से एक बार लाना जरूरी होता है। समझ रहे हैं बात को आप? तो ध्यान रखिएगा, अभी आपका एकदम कंप्लीट है तो ये ध्यान रखें। आइए, थॉमसन के अनुसार थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु क्या था? तो एक धन आवेशित गोला था, पॉजिटिव चार्ज स्पेयर है ना, ये धन आवेशित गोला पॉजिटिव चार्ज शेप का है, ये गोला है, ये आपको ध्यान रखना है। सीधा प्रश्न पूछेगा आपसे कि ये जो परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु क्या है, तो बताएंगे कि ये धन आवेशित गोला है। जे थॉमसन का जन्म कब हुआ था? तो जे थॉमसन का जन्म जो हुआ था वो 1856, 18 दिसंबर 1856 जे थॉमसन का जो है वो जन्म हुआ था। चलिए आइए अगले सवाल पर आते हैं। थॉमसन के अनुसार परमाणु विद्युत रूप से उदासीन क्यों होता है? विद्युत रूप से उदासीन क्यों होगा? क्योंकि धन और ऋण बराबर होगा तभी तो उदासीन होगा। इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं, प्रोटॉन के कारण भी नहीं, तो किसके कारण? धन व ऋण आवेश बराबर होने के कारण। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सी विकल्प सही। परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या, तो अभी आपने देखा कि किसके अनुसार? थॉमसन के अनुसार परमाणु उदासीन है ना, तो यही चीज तो यहाँ उठा करके रख लिया गया कि परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या किसने की? तो ये जे थॉमसन ने की है। एग्जाम में, परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं, अगर आप एनसीईआरटी नहीं करे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप भटक जाएंगे, बिछड़ जाएंगे। अब जो क्वेश्चन आगे स्टार्ट होगा वो और भी दमदार है, और देखिएगा परीक्षा में कैसे क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए रदरफोर्ड जब नाभिक की खोज कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया था? रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी का चयन क्यों किया था? नाभिक की खोज में सोने की पन्नी का चयन किया था। जानते, सोने की पन्नी को आप पीट पीट करके बहुत पतला बना सकते हो। 1000 परमाणु, मतलब 1000 परत एक परमाणु बराबर में, बहुत पतला बना सकते हो, इसलिए इन्होंने सोने की पन्नी का चयन किया। तो कहते हैं कि इसकी अत्यंत पतली परत बनाई जा सकती है, इसलिए इन्होंने रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी, आपको याद रखना है, पूछता है एग्जाम में कि रदरफोर्ड ने नाभिक जब बमबारी की थी तो किस धातु का प्रयोग किया था? तो गोल्ड, सोना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आगे इसको बताने वाला हूं मैं। अब आता है कि रदरफोर्ड का जन्म कब हुआ था? तो रदरफोर्ड का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1871 में। कब हुआ था? 1871 में, यानी कि 30 अगस्त को। रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1871 में तो इनको जन्म हुआ, अब इनको नोबेल पुरस्कार जो मिलेगा वो मिलेगा, आ जाइए 1900 कब? 8 में ना है ऑप्शन में, 1908 में। आइए, रदरफोर्ड प्रयोग के अनुसार परमाणु में धन आवेशित भाग कैसा होता है? परमाणु में धन आवेशित भाग जो होता है वो बहुत कम जगह में केंद्रित होता है, ऐसा बताया था रदरफोर्ड के परमाणु, जो इसमें रदरफोर्ड ने जो ये मॉडल दिया था तो इसमें बताया कि परमाणु में धन आवेशित भाग बहुत कम जगह में केंद्रित होता है, यानी कि बहुत कम आयतन में केंद्रित होता है। ठीक है, प्रश्न पूछेगा, अभी धीरे धीरे इन्हीं प्रश्न, एक एक पॉइंट को नोट करते जाइए, देखिएगा प्रश्न कैसे आगे जाकर के तगड़ा तैयार होगा। आ जाइए, थॉमसन के, अभी देखिए रदरफोर्ड का ये था, ये थॉमसन का है। थॉमसन के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। मैक्सिमम बच्चा इसको गलत करता है क्योंकि थॉमसन का मॉडल है। क्या है कथन? परमाणु जो है वो धन आवेशित गोले का बना होता है, आपने पहले ही देख लिया कि परमाणु जो है वो धन आवेशित गोले का बना होता है, बिल्कुल पहला कथन सही। दूसरा, इलेक्ट्रॉन इस धन आवेशित गोले के चक्कर लगाता है। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, बताया था ना। लेकिन ये थॉमसन मॉडल नहीं है, तो ये थॉमसन मॉडल नहीं है भैया, तो ये गलत हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, धन एवं ऋण आवेश बराबर होने के कारण परमाणु उदासीन होता है, तो आप देखेंगे कि पहला सही हो जाएगा और तीसरा, यानी कि कथन केवल और केवल जो है वो एक
सही होगा। केवल एक का मतलब कि 1 और 3 इसमें शामिल है। ठीक है, अब जिनको लग रहा होगा कि चक्कर तो लगाता है, तो वो चक्कर लगाता है, लेकिन थॉमसन का मॉडल में वो नहीं था शामिल। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देख, कथन तो सही है बट थॉमसन मॉडल के अनुसार सही नहीं है, तो ये पॉइंट आपको नोट करने हैं, परीक्षा में ध्यान रखिएगा। आइए, आ जाइए। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से संबंधित कथनों पर विचार करिए। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन, रदरफोर्ड ने देखा था, आपने देखा सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की है ना, तो उसी से संबंधित कुछ कथन हैं, उस पर विचार करना है। आ जाइए, क्या विचार करना है, ये प्रश्न पूछ दिया गया, इसी बार पूछा गया था हवलदार वाले में, बहुत तगड़ा सवाल है। चलिए, रदरफोर्ड के अल्फा कण के बारे में है। कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोण से विक्षेपित हो, देखिएगा, समझिएगा। जैसे इसने सोने की पन्नी लिया, ठीक है, इस पर अल्फा कणों की बमबारी किया, ऐसे ऐसे अल्फा कण ऐसे बमबारी किया, तो ये रदरफोर्ड देखता है कि अधिकतर जो कण हैं वो सीधे चले गए, वो बिल्कुल सीधे निकल गए, पार हो गए। कुछ कण को इन्होंने देखा कि कुछ कण छोटे छोटे 180 डिग्री से हल्के से विक्षेपित होकर के निकले हैं, मतलब कुछ बहुत ज्यादा तो सीधे निकल गए, अधिकतर संख्या में सीधे निकल गए, कुछ जो थे वो हल्के विक्षेपित हुए, हल्का। और 12 प्रत्येक 12,000, कितने 12,000 में से एक कण देखा कि ये लौट आया। 3 कंडीशन बना मेरे भाई, अधिकतर संख्या में कण सीधे चले गए, कुछ जो है वो विक्षेपित हुए, हल्का विक्षेपित हुआ 180 डिग्री से, और 12,000 में से एक वापस आ गया। ये कुल मिलाकर के सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की गई थी। सोने का पन्नी क्यों लिया गया, आपको बता दिया। अल्फा कण जो है, अल्फा कण इसलिए लिया गया कि ये भारी था, ठीक है, इस परमाणु प्रोटॉनों से भी भारी था, इसलिए अल्फा कण लिया गया। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन याद रखिएगा। अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए निकल गए, तो हमने बता दिया निकल गए, बिल्कुल सही है। कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हुए, कुछ जो है वो विक्षेपित हुए, ये भी सही है। लगभग 12,000 में से एक वापस लौट आया, 12,000 में से एक वापस लौट आया। तो ये तीनों कंडीशन यहीं से पूछा गया था परीक्षा में, और जो बच्चे नहीं समझ पाए वो उसको गलत कर दिए थे। तो क्या हो जाएगा, अब इसी से मिलता जुलता दरोगा में भी एक पूछा गया था, मैं बताऊंगा आगे। तो यहां देखेंगे आपकी 1, 2 और तीनों सही हो जाएगा, नहीं। चलिए, आ जाइए। रदरफोर्ड प्रयोग के निष्कर्षों से संबंधित कथनों पर विचार करिए। ये रदरफोर्ड का जो प्रयोग है ना, ये बहुत एग्जाम में पूछता है, बच्चों को परेशान करता है। देखिए, परमाणु का अधिकांश भाग भरा होता है, मैंने बताया परमाणु का अधिकांश भाग खाली था, तभी तो सब निकल गया था। ठीक है, कुछ एक आध विचलित हुआ और एक टकराया 12,000 में से, ऐसे। तो अधिकांश तो खाली ही है, तभी तो निकल गया मेरे भाई, नहीं खाली रहता तो टकरा के लौट नहीं जाता। तो पहला कथन हो जाएगा कि अधिकांश भाग भरा होता है, जो कि गलत है, खाली होता है। परमाणु का धन आवेशित भाग बहुत छोटे आयतन में केंद्रित है, हाँ, बहुत धन आवेशित भाग बहुत छोटे आयतन में केंद्रित है, बिल्कुल सही है, दूसरा कथन आपका सही हो जाएगा। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 के पावर 5 गुना बड़ी होती है। देखिए, नाभिक परमाणु से बड़ी नहीं होती है, बल्कि छोटी होती है। परमाणु, एक मिनट समझिएगा, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से, नाभिक का जो त्रिज्या है वो परमाणु से कैसे बड़ा होगा, नहीं होगा ना, परमाणु से छोटा होगा ना, क्योंकि परमाणु में है, तो जाहिर सी बात है कि छोटा होगा। अब आपको बताइए कि आदमी से बड़ा उसका आंख कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, आदमी है, उससे बड़ा उसका आंख कैसे होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो संपूर्ण आदमी में ही आएगा। तो ये 10 के पावर 5 छोटी होती है, बल्कि यहां जबकि बड़ा लिख दिया है, तो हम देखेंगे केवल कथन 2 सही है, केवल कथन 2 सही है। ओके, चलिए, आ जाइए। रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों को टकराने के उपरांत देखा, क्या देखा कि
कणों का प्रकीर्णन हुआ है, अल्फा कणों का प्रकीर्णन हुआ है। प्रकीर्णन कैसे? ये देखिए, कुछ तो सीधे निकल गए, कुछ विचलित हुए और एक वापस भी आया, ये प्रकीर्णन हुआ था। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पॉइंट, अगर समझ गए तो जीवन भर नहीं भूलेंगे, नहीं समझे तो जीवन भर भटकोगे, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में तो आएगा ही ऐसा प्रश्न। चलिए, परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खाली होता है, मैंने बता दिया है खाली होता है, बिल्कुल सही कहेंगे, हाँ अब समझ गया। अधिकांश कण अल्फा वाला है, बिना विक्षेपित हुए सोने की पतली पन्नी से बाहर चले जाते हैं, कहेंगे हाँ ये भी सही है। देखिए बताया था अधिकांश खाली था इसीलिए तो गया बाहर। परमाणु का धनावेशित भाग बहुत कम आयतन में केंद्रित है, बिल्कुल यह भी सही है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप कि तीनों कथन सही हो गया ना मेरे भाई, तो तीनों कथन सही हो गया, 219 का जो है वो तीनों कथन सही है। ओके, किसने 1911 परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था? परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत करने वाला कौन था भैया? तो ये था आपका, यही तो था जो अभी हम लोग देख रहे थे, नाभिकीय मॉडल ही तो देख रहे थे, टकरा के लौटने वाला और मुड़ने वाला। तो ये कौन है? ये है रदरफोर्ड। ठीक है, चलिए आ जाइए। रदरफोर्ड के परमाणु के नाभिकीय मॉडल के अनुसार विचार करना है, करता हूं विचार। परमाणु का केंद्र ऋण आवेशित होता है, नहीं मैंने बताया था कि ये धन आवेशित होता है, पॉजिटिव ना बताया था, जिसे नाभिक कहा जाता है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही केंद्रित होता है, हाँ संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, दूसरा कथन सही है। तो देख पाएंगे हम कि केवल 2 सही। चलिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। रदरफोर्ड का मॉडल है, देखिए थॉमसन में ये था कि भैया धनावेशित है और चक्कर लगाने वाला नहीं था ये थॉमसन में। रदरफोर्ड में होगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, ये रदरफोर्ड में था। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत बड़ा होता है, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में 10 के पावर 5 छोटा होता है, ये बताया था ना, 10 के पावर 5 छोटा होता है। नाभिक का जो आकार है वो परमाणु के आकार की तुलना में बहुत बड़ा नहीं, छोटा। तो कहेंगे कि कथन केवल और केवल एक सही है, क्योंकि ये बड़ा लिखा है और हम बताएं कि 10 के पावर 5 छोटा होता है। चलिए, परमाणु स्थायी होता है, परमाणु स्थायी होता है, यह कथन किस मॉडल से संबंधित है? तो देखिए रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया, लेकिन उसके मॉडल में एक कमी रह गई थी, ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया था। ठीक ना, तो ये थॉमसन नहीं होगा, डाल्टन नहीं होगा, रदरफोर्ड नहीं होगा, ये बोर मॉडल है, परमाणु के स्थायी का बोर मॉडल ने दिया था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी कौन सी थी? तो मैं बता दिया कि स्थायित्व का ये व्याख्या नहीं कर सका, यानी कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। तो ये भी आपका क्लियर। ये सब प्रश्न आपको कब क्लियर होगा जानते हैं? जब आप पढ़ेंगे डीप एनसीईआरटी तब। अब ये आपको लग रहा हो कि ये स्थायित्व मॉडल क्या है, आगे क्वेश्चन जो आएगा उसमें ये इजी आप समझ लोगे मेरे भाई, परेशान मत हो, कर लोगे। चलिए, बोर के परमाणविक मॉडल के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करिए। स्थायित्व की हम इसमें समझा देंगे आपको, स्थायित्व वाला। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण करते हैं। देखिए अगर स्थायी नहीं रहता तो ऊर्जा वितरित करते रहता, और वो ऊर्जा वितरित करके और अपनी सारी ऊर्जा खत्म करके वो गिर जाता, नाभिक के अंदर चला जाता। नहीं, जैसे ये चक्कर लगा रहा है तो ये अपनी विकिरण करते रहेगा, तो एक समय ऐसा आएगा जब सारा इसके पास समाप्त हो जाएगा तो ये गिर जाएगा इसी में। ये स्थायी नहीं होने का प्रमाण है। लेकिन आप देखते हैं कि ये चक्कर लगाता है तो गिरता नहीं है, लगाते ही रहता है, इसमें नहीं गिरता है। इसका मतलब है कि स्थायी कब होगा? जब वो विकिरण नहीं करेगा। यहां कह रहा है कि इन कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन विकिरण करते हैं। ये बताइए, मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं, ठीक है?
प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, आपको पता है, और चक्कर लगाते समय ये ऊर्जा का विकिरण करता, अगर विकिरण करता तो सारी ऊर्जा समाप्त होती और एक समय बिना ऊर्जा का रहता और ये इसी में गिर जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, गिरता नहीं है, क्योंकि ये स्थायी है। यही चीज समझाया था कौन, बोर मॉडल में, ठीक है। तो घूमते समय ऊर्जा विकिरण करता है, ये गलत है, कहेंगे विकिरण नहीं करता है, नहीं करेगा तभी ऊर्जा रहेगी और ये घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। तो हम देखें कि केवल कथन एक सही है। मुझे उम्मीद है तीनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, नील्स बोर का जन्म कब हुआ था? नील्स बोर का जन्म कब हुआ था भैया? तो नील्स बोर का जन्म 85 में हुआ था कि 71 में हुआ था? तो नील्स बोर का जो जन्म है वो हुआ था आपका 85 में ही। कब हुआ था? 7 अक्टूबर 1885 को। नील्स बोर को परमाणु संरचना पर योगदान के लिए जो नोबेल मिला है वह कब मिला है? तो 1922 में मिला है उसको नोबेल, ठीक। ये भी ध्यान आपको रखना है। आ जाइए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार नाभिक में कौन सा अपरमाणुक विद्यमान होता है कण? रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार नाभिक में, तो नाभिक में आप जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, लेकिन जब इसका मॉडल था उस समय आप न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा आपको, तो प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो बाहर ही चक्कर लगाता है, और ये जब मॉडल दिया था तो न्यूट्रॉन नहीं था, क्योंकि देखिए उस समय न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। रदरफोर्ड यह 1911 में किया था, जबकि न्यूट्रॉन 1932 में खोजा गया था। तो अगर हम बात करें मॉडल के अनुसार उस समय की, तो ये प्रोटॉन हो जाएगा। आइए, इनमें से कौन एक अनावेशित कण है तथा द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर है? अनावेशित कण है, अनावेशित मतलब न्यूट्रल ही है वो, ठीक है, न्यूट्रल है, कह रहा है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों रहता है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन के बराबर होता है, ये हो जाएगा न्यूट्रॉन आपका। 229 का क्या हो जाएगा मेरे भैया? न्यूट्रॉन। आ जाइए, परमाणु का द्रव्यमान किसके द्वारा प्रकट किया जा सकता है? परमाणु का द्रव्यमान, तो परमाणु का द्रव्यमान होता है ना प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से, ठीक है। परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? तो सबसे बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन। चलिए आ जाइए, किसी परमाणु की वहतम कक्षा अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। किसी परमाणु की वहतम कक्षा अधिकतम कितने? 8 रख सकती है। ये बोरबरी योजना में बताया गया है। किस स्कीम से मिलता है? तो बोरबरी स्कीम से मिलता है। आ जाइए, चलिए, जिन तत्वों के परमाणु की वहतम कक्षा पूर्ण रूप से भर जाती है उनके संबंध में विचार करना है। तो जब पूर्ण रूप से भर जाता है यानी वो कम सक्रिय है, और जब वो कम सक्रिय है तो निष्क्रिय वो हो जाएगा। नहीं, तो दोनों कथन यहाँ पर आपका सही होता नजर आएगा। ऐसे ही प्रश्न आप पढ़ पढ़ के करते जाएंगे। एक बार मैं फिर बता दूं कि जो भी PDF ले चुका है उनके लिए पॉइंट है, जो भी पॉइंट एक्स्ट्रा बताता हूं वो आप नोट करते जाएंगे, और रिवीजन आप, जैसे वीडियो आपने देखा फिर आप बार बार वीडियो देख करके समय बर्बाद मत करिएगा। एक बार वीडियो देखा, समझ गया, अब आपको केवल और केवल जो है वो रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए, कहाँ निम्न में से किस तत्व के वहतम कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा? तो वो हो जाएगा आपका कौन? मैग्नीशियम ही होगा ना। हाँ, चलिए अगला सवाल आते हैं 235 नंबर। न्यूक्लियन में किनको? न्यूक्लियन तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही तो न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो दोनों मिलकर न्यूक्लियन कहलाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के द्रव्यमान संबंधित विचार है करना। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, पहले ही बता चुका हूं। इलेक्ट्रॉन परमाणु के द्रव्यमान में नगण्य योगदान देते हैं। जी हाँ, दोनों सही। देखिए परमाणु के द्रव्यमान में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? ये तो बाहर होता है ना, तो इसका कहाँ योगदान है? तो दोनों कथन सही हो जाएगा आपका। 236 का आप देखेंगे कि कथन जो है वो दोनों
सही है। तो यहां पर 236 का क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। चलिए, इनमें से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। पैरा हाइड्रोजन नहीं होगा। समस्थानिक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होता है, भौतिक गुण समान नहीं होता है। तो कथन केवल और केवल देखेंगे कि आप एक सही हो जाएगा। चलिए, परमाणु के केंद्र की खोज किसने? तो अभी आपको अल्फा कण, बमबारी, सब ये तो रदरफोर्ड ने किया है ना। तो क्या आप बताएंगे कि परमाणु के केंद्र की खोज किसने किया है? तो आप बताने वाले हैं कि रदरफोर्ड ने किया है। किसने किया है? तो रदरफोर्ड ने किया है। ठीक है। चलिए, यह किस वैज्ञानिक ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं? तो ये रदरफोर्ड ने ही बताया, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड ने। चलिए, यह किसने बताया कि परमाणु की बाह्यतम कक्षा भर जाती है तो परमाणु स्थिर हो जाता है? परमाणु के स्थायित्व की बताया था ना, बोरबरी योजना, नील्स बोर के द्वारा। तो हो जाएगा नील्स बोर। ठीक। परमाणु में इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, इसका पता किसने लगाया था? परमाणु में इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपको पता ही है, थॉमसन ने, है ना। तो हो जाएगा क्या? थॉमसन। ये भी बताने का चीज है क्या? तो जे थॉमसन हो जाएगा। 242 का क्या हो जाएगा? जे थॉमसन। ठीक है। आइए, कैनाल रे की खोज किसने की थी? कैनाल रे की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गोल्डस्टीन के द्वारा। गोल्डस्टीन ने कैनाल, अच्छा ये देख के ही बता देंगे आप, गोल्डस्टीन ने कैनाल रे की खोज कब की थी? तो गोल्डस्टीन ने कैनाल रे की खोज जो की थी वह किया था आपका 1886 में किया था। ये देख लीजिएगा एक बार, शायद 1886 ही है। चलिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को किस प्रतीक से? तो इलेक्ट्रॉन को जो सिंबल है वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। आपको पहले से ही सब कुछ पता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मैं बता दिया हूं, -1। परमाणु की संरचना का पहला मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? परमाणु संरचना का जो पहला मॉडल था वो जे थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? जे थॉमसन। इसी ने इलेक्ट्रॉन को भी खोजा था। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे थॉमसन को, देखिए ये आ गया ना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? यहीं से पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और यह नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो यह नोबेल पुरस्कार कहेंगे कि 1906 में दिया गया था। ठीक है। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज के लिए किस धातु का प्रयोग किया था? मैं पहले ही बताया था कि ये धातु वाला पूछता है। तो बताया था ना कि सोना के पन्नी, तो बताएंगे आप गोल्ड। ठीक। चलिए, रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर किन कणों की बौछार की? तो बता ही चुका हूं, अल्फा कणों की बमबारी की थी। नाभिकीय भौतिक का जनक भी रदरफोर्ड को ही कहा जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने और कब की? तो जेम्स चाडविक ने 1932 में। न्यूट्रॉन किस तत्व में नहीं पाया जाएगा? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन में। ठीक है, ए ऑप्शन। सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम संख्या हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। परमाणु संख्या को Z के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। कार्बन की परमाणु संख्या तो 6 हो ही जाएगा, सब तो आप कर ही ले रहे हैं। परमाणु द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग, यही ना। समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक जिसका परमाणु भार अलग हो, यानी द्रव्यमान संख्या अलग हो। द्रव्यमान संख्या क्या हो? अलग हो। द्रव्यमान समान नहीं, परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या अलग। यह है ना 260 का बी। ठीक है। चलिए, क्लोरीन के कितने समस्थानिक? तो हो जाएगा 2 याद रखिएगा, क्लोरीन के 2 हो जाएगा। ठीक है। परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। कैंसर में आपका कोबाल्ट का प्रयोग होता है, जानते ही हैं कोबाल्ट का प्रयोग। झींगा में आपका आयोडीन का प्रयोग होता है। संभारिक देखिए, समस्थानिक और संभारिक,
ये दोनों आइसोबार और आइसोटोप दोनों याद रखिएगा। समभारिक, भार, जैसे कोई आदमी है तो भार उस सर पर उठा लेता है तो भार हो जाता है, तो जो ऊपर वाला लिखा जाता है, ठीक है, ऊपर वाला, ये जब सेम हो तो याद करिएगा कि ये भार समभारिक है। जब नीचे जो पैरों में होता है वो बराबर हो तो समझिएगा कि समस्थानिक है, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है, समभारिक, तो भार है, ठीक है, यानी कि इसका परमाणु संख्या जो होगा वो क्या होगा, समान हो। भार भार है तो परमाणु भार समान होगा, ठीक है, परमाणु भार समान होगा, समान परमाणु संख्या नहीं, ये नहीं होगा। भिन्न परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान, यानी कि भार समान है, तो यहां भी बी सही हो जाएगा। 265 का क्या हो जाएगा भैया, तो बी सही हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने यह प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है। बहुत छोटा केंद्रक किसने बताया था, तो हमने बताया ही कि छोटा केंद्रक रदरफोर्ड केंद्रक वाला में तो 266 का हो जाएगा क्या आपका, तो ये हो जाएगा सी विकल्प सही। अरे भाई भाग मत। द्रव्यमान संख्या क्या दर्शाता है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान में क्या आ जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि न्यूक्लियन, इसी को कहते हैं। मैग्नीशियम के वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम के वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसके वाह्यतम कक्षा में केवल और केवल 2 होंगे। नहीं, एल्युमिनियम के वाह्यतम कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एल्युमिनियम के वाह्यतम कक्षा में 3 होंगे। कितने होंगे, 3, ठीक है। क्लोरीन के वाह्यतम कक्षा में तो 7 होता है क्लोरीन का, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 2, एल्युमिनियम 3 और क्लोरीन 7। नील्स बोर को परमाणु संरचना पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो ये तो आपको बता ही दिया कि कब दिया गया है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। आइए 272 नंबर प्रश्न, चलिए। जे थॉमसन का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये मैनचेस्टर में हुआ था। परमाणु में नाभिक की खोज के लिए किस वैज्ञानिक ने अल्फा कण, तो ये रदरफोर्ड। इतना हम लोग कहानी देख लिए रदरफोर्ड का, आप भूलेंगे क्या। रदरफोर्ड को नाभिक की खोज के लिए पुरस्कार दिया गया। ये देखिए, ये अल्फा कणों की बमबारी किया और नाभिक की खोज के लिए इनको दे दिया गया पुरस्कार। और ये जो पुरस्कार मिला, ये कब मिला, तो ये 1908 में मिला, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1908 में दिया गया है, ठीक। चलिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, किसने बताया था, तो ये रदरफोर्ड ने बताया था। थॉमसन ने भले ही खोजा था इलेक्ट्रॉन को, लेकिन बताया नहीं था उसमें, रदरफोर्ड ने बताया था। न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जानते हैं आप। समस्थानिक के संदर्भ में जो कथन है उस पर आपको विचार करना है। चलिए, समस्थानिक में परमाणु संख्या समान, समस्थानिक यानी कि नीचे पैरों में जो है वो समान, तो पैरों में संख्या होता है, परमाणु संख्या समान होता है, सही है। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं, समस्थानिक के भौतिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण तो समान होता है, भौतिक गुण अलग होता है। समस्थानिक के भौतिक गुण अलग होते हैं, तो ए बी डी सही है, सी गलत है। तो हमको क्या छांटना है भाई, हमको छांटना है कि कौन सा कथन गलत है। तो हमारा गलत जो कथन हो जाएगा वो हो जाएगा भौतिक गुण समान। आइए, न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो न्यूट्रॉन का आवेश मैं बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, न्यूट्रॉन उदासीन, प्रोटॉन पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन है तो 0 हो जाएगा, नहीं उदासीन होगा ना। कल का जो हमारा वीडियो रहेगा वो हो जाएगा चैप्टर 5। देखिए, अभी आप 9th क्लास में केमिस्ट्री, 9th क्लास का केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो चुका, 4 चैप्टर में था, ये आपका कंप्लीट हो चुका। जो हमारा कल से होगा वो होगा 9th क्लास का बायोलॉजी, ठीक है, बड़ा मजा आने वाला है बायोलॉजी में। तो ये बायोलॉजी होगा 9th क्लास का। कोशिका देख ही रहे हैं आप, बहुत ये बड़ा चैप्टर है, तो कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो लगे, अगर ज़्यादा लगेगा तो 2 वीडियो भी आ सकता है, ठीक है। बाकी मैं फिर एक बार बता दूं कि जितने भी लोग हैं, अगर आप PDF नहीं लिए हैं मेरे भाई, तो मौका है अभी भी, आप चाहे तो PDF जो है क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और बहुत, एक मिनट भाई, और बहुत लोग ये कहते हैं कि भैया क्या ये प्रिंट करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे, तो सुन लीजिए, ये जो
मिल रहा है आपको, ये प्रिंट भी करा सकते हैं, पीडीएफ निकाल के रख भी सकते हैं, जो आपको मन है वो करिए। सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। एक बार वीडियो देखिए और फिर आप रिवीजन करते रहिए, अपने हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, ठीक है। और उसको निकलवा करके बढ़िया फर्स्ट क्लास बाइंडिंग करा लीजिए। एग्जाम आए तो 10 दिन में आप फटाक से रिवीजन, साइंस कंप्लीट। साइंस के लिए फिर आपको रोना नहीं पड़ेगा। और इसमें अपडेट भी लाऊंगा। अभी ज़्यादा लोड आप लोग को नहीं दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं। कुछ दिन के बाद जैसे कोई एग्जाम आता है तो थोड़े अपडेट भी लाऊंगा, कुछ प्रश्नों को और इसमें ऐड करूंगा। वो सब आपको निःशुल्क ही एक बार के ही परचेज में, ये नहीं कि बार बार। पूरे 2026 में जितने भी ऐड करेंगे वो सब आपको निःशुल्क। हाँ, 2027 में जब अलग आएगा, मतलब कुछ और पुस्तक का संकलन भी करूंगा, ठीक है, तब जाकर के फिर आपको दोबारा वो करना पड़ेगा। अभी 2026 तक आपको एक ही बार के परचेज में जितने भी अपडेट होंगे 2200-2500 जितने प्रश्न रहेंगे सब आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।